क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों का आज की कक्षा यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण क्वेश्चन आंसर सेशन में हार्दिक स्वागत है। तो आज का सेशन जो है वो लास्ट सेशन है जो आपका क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। आपके बुक के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिए हैं। तो आज की क्लास आपकी लास्ट क्लास होगी, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। ठीक है, मैं कृष्णा और आप मुझे देख सकते हो कॉन्सेप्ट विज पे। तो इसी बात पे चलिए हम लोग शुरू करते हैं जो आपके बचे हुए क्वेश्चन रह गए थे। ठीक है, तो 17 क्वेश्चन तक मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है और आज हम लोग 18 क्वेश्चन से पढ़ेंगे कि क्या है। तो आपका 18वां क्वेश्चन है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और हमारे रियल लाइफ में हम लोग ये चीजें अक्सर देखते रहते हैं। आसपास आप हमेशा देखते होंगे, आपकी बाइसाइकिल हुई या फिर लोहे के घर में बहुत सारी चीज होते हैं ना, कील हुई या फिर वो जो जिससे हम लोग कूटते हैं वो भी चीज लोहे की होती है, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, तो वो भी लोहे की हुई। वो सब जब चीजें आप ऐसे रखी आप देखोगे पड़ी पड़ी उसमें जंग लग जाती है ना, जंग लग जाती है। तो यहाँ पे वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, हम उसको कलर क्यों करते हैं, वही जंग से रोकने के लिए। ठीक है, तो आपको पहले लिखने वाला लैंग्वेज समझा देते हैं, फिर से उसको हम आपको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल्स में कि क्या होता है। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगने से बचाने के लिए उन पर हम पेंट करते हैं। पेंट की परत लोहे का वायु और नमी के साथ संपर्क रोक देती है, इससे लोहे का उपचयन नहीं होता और जंग नहीं लगती। ठीक है, पेंट क्यों करते हैं, क्योंकि उस पे जंग ना लगे। जब अगर लोहे में जंग लग जाएगी तो वो जंग ऐसी चीज होती है कि वो पूरे लोहे को ही खा जाती है। तो उस जंग को लगने से बचाने के लिए हम उसको क्या करते हैं, लोहे को पेंट कर देते हैं। जिसकी वजह से जब हम उसको पेंट करते हैं तो क्या करता है, पेंट करने से क्या होता है कि लोहे के संपर्क में ऑक्सीजन प्लस नमी नहीं आती। जब आप उस पे एक, मान लो ये लोहे की एक सतह है, आप इस पे अगर पेंट चढ़ा दिए, किसी भी तरह का पेंट चढ़ा दिए, तो क्या हुआ, इससे क्या हुआ, वातावरण से जो ऑक्सीजन मिल रही है उससे उसका संपर्क कट गया, प्लस वातावरण से क्या मिल रही है, मॉइस्चर भी मिल रही है, उससे भी उसका संपर्क कट गया। तो जब दोनों से उसका संपर्क कट गया तो उससे रिएक्शन नहीं होगा, वो अभिक्रिया नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उसमें लोहे में जंग नहीं लगेगी। इसीलिए हम लोग लोहे को क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। देखो, कहीं भी लोहा रखा रहेगा तो वो ऐसे ही नहीं रखा रहेगा। एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के साथ साथ क्या होता है, मॉइस्चर होती है। मॉइस्चर मतलब नमी होती है, ऑक्सीजन भी होता है और नमी भी होती है। तो लोहा क्या है, वो एक मेटल है, वो अपना काम करेगा। वो क्या काम करेगा, रिएक्शन शुरू करेगा, अभिक्रिया करेगा। किसके साथ अभिक्रिया करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ और इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, इस जल के साथ। तो सबसे पहले क्या होता है कि लोहा पहले अगर आप ऐसे उसमें पेंट नहीं किए हो, अगर उसको पेंट कलर नहीं किए हो आप, तो क्या करेगा, लोहा पहले ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन से के साथ अभिक्रिया करके बनाएगा ये वाला पार्ट। ठीक है, फेरस ऑक्साइड। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, फेरस ऑक्साइड। मैं आपको रिएक्शन से आप लिखती हूँ, पहले लोहा किससे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये बनाएगा फेरस ऑक्साइड। ठीक है, पहला पार्ट आपका ये हो गया, फर्स्ट पार्ट ये हो गया, ये बनाया फेरस ऑक्साइड। अब फेरस ऑक्साइड जो बना वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, भाई एटमॉस्फेयर में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, साथ में क्या है, मॉइस्चर भी है, नमी भी है। तो किससे रिएक्ट करेगा, नमी से रिएक्ट करेगा। अब जो ये फेरस ऑक्साइड आपका बना, ये किससे रिएक्ट करेगा, नमी से रिएक्ट करेगा। देखो, ठीक है, ये नमी से रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, ये आपका रस्ट बना देगा। ये फुल फॉर्मूला हुआ रस्टिंग का, जंग जिसको बोलते हैं आप लोग। ठीक है, ठीक है, तो ये बना दिया आपका रस्टिंग, जंग लगना, इसी को बोलते हैं, ये जंग लगना का फॉर्मूला होता है। पहले किससे आयरन रिएक्ट करेगा, मतलब लोहा सबसे पहले एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, अभिक्रिया करके बनाएगा फेरस ऑक्साइड, और फिर जो उसका रिजल्ट बना वो फिर मॉइस्चर से, यानी कि आपके एटमॉस्फेयर में आसपास सराउंडिंग में जो नमी है उससे रिएक्ट करके, जिसमें वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, जिसमें जल की मात्रा होती है, उससे रिएक्ट करके बनाएगा जंग लगना। मतलब जो जंग होता है ना, जो लाल भूरे कलर का होता है, भुरभुरा टाइप का दिखता है, वो लग जाएगा। फिर ये लगने के बाद क्या होगा, अगर आप इसको नहीं रोकोगे तो ये आपके पूरे लोहे के सामान को खा जाएगा, चाहे वो बाईसाइकिल हो, चाहे वो लोहे की कोई भी चीज हो।
उसको नहीं रोके तो वो क्या करेगा, पूरा लोहा ही बर्बाद कर देगा, मतलब वो आपको डस्ट बना देगा, धूल बना देगा। तो ये बहुत बड़ी बीमारी है, इसको रोकना बहुत जरूरी है। तो समझ में आया, ये पूरा फॉर्मूला किसका हुआ, जंग लगने का, यही फॉर्मूला हो। अब आप इससे में एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ये एक्स क्यों यूज किए, एक्स क्यों यूज किए? भाई वाटर है, जल का फॉर्मूला तो H2O होता है, तो एक्स क्यों यूज किए? ये वेरिएबल है, ये आपका वेरिएबल है, ये डिपेंड करता है कि लोहा किस माहौल में रखा गया है, क्योंकि ये मॉइस्चर है, ये मॉइस्चर है मतलब नमी है, तो नमी किस मात्रा में एब्जॉर्ब हो रही है वो डिपेंड करता है वो किस टेम्परेचर में रखा गया है, क्योंकि मॉइस्चर डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी पे, वहाँ के क्लाइमेट पे, वहाँ के टेम्परेचर पे, वहाँ के टाइम पे, इस चीज पे डिपेंड करता है कि वो कितना मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा और फिर रिएक्शन करेगा। मतलब ये फिक्स्ड नहीं है, ये वेरिएबल है, इसीलिए हम लोग इसको एक्स रखे। ये डिपेंड करेगा किस जगह के क्लाइमेट में लोहा रखा गया है। कहीं का क्लाइमेट ड्राई होता है, कहीं का क्लाइमेट वेट होता है, कहीं का क्लाइमेट बहुत ज्यादा ह्यूमिड होता है, कहीं का क्लाइमेट लेस ह्यूमिड होता है। तो ये डिपेंड करता है मॉइस्चर मतलब क्लाइमेट पे, किस तरह के क्लाइमेट में लोहा को रखा गया है, इसीलिए ये वेरिएबल है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको एक्स यूज किए। ठीक है, क्लियर है? इतना डिटेल से आपको पूछेगा नहीं, आपका बस क्वेश्चन इतना है कि लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि आपको चीजें क्लियर हो और आपको चीजें रटनी ना पड़े। ठीक है, ये आप लोग रियल लाइफ में देखते हो, अपने आसपास की चीजों को देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एक्चुअली हमारे लोहे में जंग लगता है तो कैसे लगता है, क्यों लगता है, क्या रीजन होती है। तो ये जब आपके दिमाग में फिट होगी तो आपको चीजें रटनी नहीं पड़ेगी और आप एग्जाम में ऐसे ही आराम से समझे हुए चीजों को अपने लैंग्वेज में लिख दोगे। ठीक है, तो लोहे को हम क्यों पेंट करते हैं? सिंपल सी बात है, हम उसको उस वस्तु को, लोहे की वस्तु को इसलिए पेंट करते हैं ताकि इसमें जंग ना लगे, ताकि मेरा लोहा बर्बाद ना हो, वो सेफ रहे, वो सुरक्षित रहे। तो हम उसको क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसमें क्या होता है, पेंट करने से उस लोहे पे एक परत जम जाती है। परत जमने की वजह से वो क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है और मॉइस्चर है उससे उसका लिंक काट देता है। क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है और मॉइस्चर है उस परत के लगाने से उससे उसका संपर्क काट देता है, जिसकी वजह से आपका जो है लोहा अभिक्रिया नहीं करता, किससे, ऑक्सीजन और मॉइस्चर से, और जिसकी वजह से वो जंग लगने से बच जाता है, आपका सामान सुरक्षित रहता है। ये रीजन है कि हम लोहे की वस्तु को क्यों पेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो आप इसको नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछता है, तो आप इसको ध्यान से समझो, ध्यान से पढ़ो और इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब 19 नंबर का क्वेश्चन है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। ठीक है, जो तेल और वसायुक्त भोजन है उसमें हम लोग नाइट्रोजन क्यों भरते हैं। एक्चुअली ये समझो कि पैकेट्स जो होते हैं ना, पैकेट फूड जैसे चिप्स हुआ और भी इस तरह के जो पैकेट फूड होते हैं उसमें एक्चुअली में क्या भरा रहता है, नाइट्रोजन भरा रहता है। तो वही पूछ रहा है कि नाइट्रोजन एक्चुअली क्यों भरा रहता है, जो भी ऑयली चीज है उसमें नाइट्रोजन हम क्यों भरते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात, ये जो फूला हुआ रहता है ना, ये ऐसे ही, इसमें हवा नहीं रहता। हम लोग जनरली जब छोटे थे ना तो ये बात करते थे, अरे इसमें तो बहुत कम चिप्स डाले होते हैं और मैक्सिमम उसमें हवा भर दिया जाता है। नहीं, उसमें हवा नहीं रहता, हवा की जगह क्या रहता है, नाइट्रोजन रहता है। और क्यों रहता है नाइट्रोजन, इसका रीजन आपको बताना है कि एक्चुअली में क्यों रहता है। तो सबसे पहले इसको समझो। देखो, ऑक्सीजन जो है ना वो वही एक्चुअली सारे प्रॉब्लम का जड़ है, सॉल्यूशन भी वही है, प्रॉब्लम भी वही है। ठीक है, जहां पे ऑक्सीजन होगा तो ये जहां पे तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थ है वो उससे रिएक्ट करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, और क्या करेंगे, अभिक्रिया करने के बाद वो जल्दी चीजें खराब करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो वो अभिक्रिया करेगा और वो क्या होगा, खराब होगा। तेल भी लंबे समय तक आप ऐसे ही खोल के रखोगे ढक्कन, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में वो रहेगा तो वो भी बदबू मारने लगता है, यानी कि खराब हो जाता है। चाहे आपकी भोजन हो या आप खाना भी ऐसे ही खुले रखे हो तो वो जल्दी खराब होती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या होता है, खराब हो जाता है उसकी। और कैसे पता चलता है खराब हो जाता है, या तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, टेक्सचर चेंज हो जाएगा, उसकी टेस्ट चेंज हो जाएगी, उसमें बैड स्मेल आएगी, बदबू मारेगी, दुर्गंध आएगी। ठीक है, या तो आप उसको स्मेल से सूंघ करके पता कर लोगे कि ये भोजन खराब है या तेल खराब है, या फिर उसको टेस्ट करके पता कर लोगे कि वो खराब है, या फिर आपको दिख जाएगा उसका कलर चेंज हो जाएगा, मतलब वो एकदम अजीब डिफरेंट टाइप का कलर हो जाएगा उसका, तो समझ में आ जाएगा कि वो खराब हो गया है। ठीक है,
तो अब उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, पैकेट्स फूड में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को निकाल करके नाइट्रोजन डाल देते हैं, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, मतलब वो एक्चुअली में आप बोल सकते हो कि एक अक्रिय, इनर्ट मतलब अक्रिय गैस है, वो किसी से रिएक्ट नहीं करती, ठीक है, वो किसी से अभिक्रिया नहीं करती, जिसकी वजह से आपका जो पैकेट फूड है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, सेफ रहता है, खराब नहीं होता। कहीं भी ट्रैवल करके आप ये ले जाओ, पैकेट फूड जल्दी खराब नहीं होता। हाँ, इसको आप खोल करके रखोगे, बहुत समय तक ये बाहर पड़ा रहेगा तो ये भी खराब हो जाएगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में होगा और वो उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, वो थोड़ा सा अजीब सा टेस्ट करने लगेगा या स्मेल करने लगेगा, ठीक है। तो यही रीजन है कि हम क्या करते हैं, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से भर देते हैं इन कंपेयर टू ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन को निकाल करके, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करती है, चीजें खराब करती है, क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ही चीजें खराब होने लगती है, क्योंकि वो अभिक्रिया करना शुरू करता है और वो दूसरा ही पदार्थ बन जाता है, ठीक है। तो ये था समझने वाला लैंग्वेज। अब एग्जाम में लिखने वाला लैंग्वेज पढ़ लो। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन गैस से भरा जाता है ताकि उनका उपचयन ना हो और वे बासी ना हो, मतलब उसका उपचयन ना हो, मतलब ऑक्सीडेशन ना हो और वो बासी ना हो, यानी कि फ्रेश रहे, रैंसिड ना हो, बासी ना हो, ठीक है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तेल और वसा के साथ अभिक्रिया करके उन्हें खराब कर देती है। जो हवा में आपकी उपस्थित होती है ऑक्सीजन, वो क्या करती है, तेल और वसा के साथ क्या करती है, अभिक्रिया करके उसको खराब कर देती है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता, यानी कि रैंसिडिटी इंग्लिश में। इसमें भोजन का स्वाद, गंध और गुणवत्ता खराब हो जाती है। इसमें क्या होता है, स्वाद भी जाता है, गंध भी जाती है और उसकी गुणवत्ता भी चली जाती है। नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है, यह तेल एवं वसा के साथ अभिक्रिया नहीं करती और पैकेट में ऑक्सीजन की जगह ले लेती है, मतलब ये किसी से रिएक्शन ही नहीं करती, ये अभिक्रिया करती नहीं है, इसको बैठना पसंद है, भाई हमको कोई काम नहीं करना, मुझे बैठना है, वैसा वाला, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्या है, इनर्ट गैस है, यानी कि अक्रिय गैस है, वो कभी भी रिएक्शन नहीं करती, वो अभिक्रिया नहीं करती, इसीलिए वो सेफ है। तो इसीलिए क्या होता है, यह तेल और वसा के साथ अभिक्रिया नहीं करती और पैकेट में ऑक्सीजन की जगह ले लेती है, इसीलिए भोजन लंबे समय तक ताजा और सुरक्षित रहता है। इसीलिए आपका पैकेट फूड ना लंबे समय तक ताजा फ्रेश रहता है और आपको लगता है इतने दिन तक कैसे टिका रह गया, ठीक है। तो ये रीजन है कि क्यों पैकेट फूड आपका फ्रेश रहता है, ताजा रहता है, लंबे समय तक आप उसको ट्रैवल में ले जा सकते हो, आराम से यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। नाइट्रोजन गैस इनर्ट गैस होता है, अक्रिय गैस होता है, वो तेल और वसा के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, जिसकी वजह से आपकी खाना, आपका भोजन खराब नहीं होता, उसकी गंध खराब नहीं होती, उसकी टेक्सचर खराब नहीं होती, उसका स्वाद खराब नहीं होता, उसकी गुणवत्ता मेंटेन रहती है, ठीक है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। जो भी आपके पास टर्म्स दिया है उसको आपको डेफिनेशन देना है और उसके साथ परिभाषा देना, उसके साथ एक एक उसका उदाहरण देना है। पहला है संक्षारण। संक्षारण अभी क्या होता है ये आपको बताना है। संक्षारण क्या है, जब कोई धातु, वायु, नमी या अन्य रासायनिक पदार्थों के संपर्क में आकर धीरे धीरे नष्ट होने लगती है तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, कोरोशन कहते हैं, ठीक है। अभी आप इसके पहले थोड़ा सा एग्जांपल देखिए, जंग लगना। लोहे को बोला ना कि पेंट क्यों करते हैं, क्योंकि उसको हमको जंग लगने से बचाना होता है। तो वो भी एक किस तरह का है एग्जाम्पल, एक अच्छा उदाहरण है संक्षारण का। मतलब जो कोई भी धातु हो जो वायु, नमी या अन्य किसी पदार्थों से रिएक्शन, अभिक्रिया करके उस धातु को ही नष्ट कर दे, तो उसी को हम कहते हैं संक्षारण। तो उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है लोहे का जंग लगना, जो अभी आपको 80 नंबर में बहुत डिटेल से बताया, ठीक है। तो इसका एक उदाहरण देख लो, रासायनिक अभिक्रिया। ये लोहे का जंग लगना क्या होता है, जब लोहे को आप ऐसे ही रख दोगे तो एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है, ऑक्सीजन होता है प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि मॉइस्चर भी होते हैं। तो ये दोनों से अभिक्रिया करके ये क्या बनाएगा, जंग लगना, यानी कि ये बना देगा रस्ट। जंग लगना यानी कि जंग बना देगा, जो लाल भूरे कलर का होता है, जो धीरे धीरे अगर आप उसको नहीं रोकोगे, इस प्रक्रिया को, ये संक्षारण को अगर आप नहीं रोकोगे तो क्या होगा, ये आपके पूरे लोहे को खा जाएगा, पूरे लोहे को बर्बाद कर देगा, ठीक है। तो ये बेहतरीन एग्जाम्पल है संक्षारण का, लोहे का जंग लगना। संक्षारण बहुत तरह के होते हैं, पर लोहे को जंग लगने का, लोहे पर जंग लगना एक संक्षारण का एक पार्ट है जो
मतलब इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। दूसरा है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है? जब तेल एवं वसा युक्त कोई भी पदार्थ, जब तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आकर अपचयित हो जाती है, मतलब उसका ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो उनका स्वाद तथा गंध खराब हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या करते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। इसको भी अभी हम आपको थोड़ी देर पहले डिटेल से बताएं। उदाहरण के तौर पे, जब आपको कोई भी चीज लंबे समय तक, कोई खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक ऐसे ही खुले छोड़ दोगे तो उसमें क्या होगा? ऑक्सीजन के संपर्क में वो खाद्य पदार्थ आएगा और फिर वो अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया करके क्या करेगा? वो आपके खाने को खराब करेगा, यानी कि उसका गंध खराब कर देगा, उसका स्वाद खराब कर देगा, उसकी टेक्सचर खराब हो जाएगी, उसकी गुणवत्ता खत्म हो जाएगी। ये सारी चीज होगी तो क्या होगा? ये हुआ मतलब विकृत गंधिता, मतलब आपकी विकृत गंधिता हो गई, मतलब उसमें तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ से ऑक्सीकरण हो गया उसका, तो उसका आपका सब चीज खत्म हो गया, तो उसको हम बोले कि विकृत गंधिता। इसका बेहतरीन एग्जांपल है, आप घी को लंबे समय तक छोड़ दो वो खराब हो जाएगी, आप ये ऑयल को लंबे समय तक छोड़ दो वो खराब हो जाएगी, चिप्स को लंबे समय तक छोड़ दो वो खराब हो जाएगी। मतलब सारे के रीजन यही है कि वो क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता, ऑक्सीकरण हो जाती है उसकी, जिसकी वजह से उसका गंध, उसका स्वाद, उसका टेक्सचर सब चीज चेंज हो जाता है और वो खाने लायक नहीं रहता। ठीक है, तो ये क्लियर है ये दोनों टर्म्स? ठीक है, संक्षारण और विकृत गंधिता नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब आपके बुक का सारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ये एक आपका क्रियाकलाप है, सामूहिक क्रियाकलाप है जो आपके बुक के लास्ट पेज में है। ठीक है, तो इसको भी मैं आपको बता देती हूँ, हालांकि ये पूछता नहीं है लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नॉलेज भी होनी चाहिए कि एक्चुअली में वो क्रियाकलाप में क्या हो रहा है। तो वो मैं आपको बता करके फिर ये क्लास का एंड करूंगी। इस चैप्टर का पूरी तरह से एंड हो जाएगा, द एंड हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो सामूहिक क्रियाकलाप है यानी कि ग्रुप वाला एक्सपेरिमेंट है, इसमें क्या कर रहा है कि आपको 4 बीकर लेना है, 4 बीकर लेना है, ए बी सी और डी, उस पर लिख देना है। 4 बीकर लिए, टेस्ट ट्यूब लिए, उसमें ए बी सी डी लिख दिए। ठीक है, अब क्या करना है? ए बी और सी में 25 ml जल लेना है। ठीक है, ए बी और सी जो बीकर है उसमें आपको 25 ml जल लेना है, और डी वाला जो है उसमें जल नहीं, कॉपर सल्फेट लेना है, कॉपर सल्फेट विलयन लेना है। ठीक है, क्लियर है? 4 बीकर लेना है, चारों को नेमकरण कर देना है, जैसे सबका नाम होता है उस बीकर में नाम डाल देना है, ए बी सी डी प्रॉपरली लिख करके। ठीक है, जिसमें से 3 बीकर ए बी और सी में 25 ml जल लेना है, और डी में क्या करना है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है, कॉपर सल्फेट विलयन लेना है। ठीक है, प्रत्येक बीकर में रखे द्रव्य का तापमान मापकर उसे नोट कीजिए। जितने भी बीकर आप लिए, जिसमें भी आप जो द्रव्य रखे, जैसे 3 में आप जल रखे और चौथे में आप कॉपर सल्फेट विलयन लिए। ठीक है, तो सबका तापमान आपको नोट करके अपने पेपर में लिखना है या कॉपी में लिखना है। ठीक है, फिर क्या करना है? पोटासियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, निर्मल कॉपर सल्फेट एवं लोहे की कीलों को 2 स्पैचुला के परिणाम से बराबर क्रमशः ए बी सी डी बीकर में अलग अलग डालकर उसे हिलाना। ये सब अलग अलग, मतलब एक एक बीकर में डाल करके उसको हिलाना है। उसके बाद अंत में प्रत्येक का तापमान फिर से नोट करना है। फिर से आपको मतलब सबको मिलाने के बाद जो मिक्स किए उसके बाद फिर से उसका टेम्परेचर नापना है और आपको लिखना है, प्लस पता लगाना है कि इसमें से कौन सी अभिक्रिया उष्माक्षेपी है और कौन सी उष्मा शोषी है। क्लियर है? एक्चुअली इतना सारा एक्सपेरिमेंट, ये जो क्रियाकलाप है, इसका ये कहने का मतलब है कि वो 4 बीकर में जो भी हम मिलाए उसमें हमको ये चेक करना है कि उसमें कौन सा अभिक्रिया उष्माक्षेपी है और कौन सा अभिक्रिया उष्मा शोषी है, यही क्लियर करना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो इसमें एम क्या है आपका? आपको एक्चुअली पता लगाना है कि उष्माक्षेपी और उष्मा शोषी कौन सी अभिक्रिया है। और उष्माक्षेपी कैसे पता चलेगा? तापमान बढ़ा तो उष्माक्षेपी, तापमान घटा तो उष्मा शोषी। ठीक है, तापमान अगर बढ़ेगा, नॉर्मल से तापमान बढ़ गया तो क्या हो गया? उष्माक्षेपी हुआ, और अगर नॉर्मल से तापमान घट गया तो क्या हो गया? उष्माशोषी हो गया। ठीक है, और अगर तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो वो नॉर्मल है।
वो ना तो उससे ना तो ऊष्मा निकल रही है, ना ही वो ऊष्मा एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि ना वो ऊष्मा छेपी है ना वो ऊष्मा शोषी है। सिंपल, ठीक है। तो चलो शुरू करें। सबसे पहला फर्स्ट बीकर में, बीकर ए में हम क्या लिए थे, जल लिए थे 25 ml, ठीक है। तो उस बीकर में क्या करना है, पहले बीकर में हमको बोल रहा है पोटेशियम सल्फेट मिलाने। पहले बीकर में जो हम 25 ml का जल लिए थे, 25 ml का इसमें जल लिए थे, ठीक है। ये 25 ml का जो हम इसमें जल लिए थे, इसमें अब हमको क्या करना है, पोटेशियम सल्फेट को मिलाना है। क्या करना है, इसमें पोटेशियम सल्फेट को मिलाना है। तो जब हम इसमें पोटेशियम सल्फेट मिलाए तो क्या हुआ, पोटेशियम सल्फेट पानी में घुलकर आयनों में टूट जाता है। जैसे पोटेशियम सल्फेट पानी में गया, जैसे आप इसको पानी में डाले तो ये क्या करेगा, घुलेगा। घुलेगा मतलब क्या करेगा, उसका आयंस टूटेगा, ठीक है। जब वो घुला तो उसका आयंस टूटा, तो आयन कैसे टूटा, K+SO4- में, K+SO4- में, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स पोलर वाला होता है, उसमें पॉजिटिव और निगेटिव होती है। जो पॉजिटिव पार्ट है वो हाइड्रोजन के पास जाएगा, जो नेगेटिव पार्ट है वो ऑक्सीजन, सॉरी उल्टा, नहीं, हाँ, जो पॉजिटिव पार्ट है वो ऑक्सीजन के पास जाएगा, जो नेगेटिव पार्ट है वो हाइड्रोजन के पास जाएगा, क्योंकि O-H+ होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट करेगा, वो पोलर नेचर, ये हाइड्रेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, K2SO4 के घुलने पर निकलने वाली और अवशोषित होने वाली ऊष्मा लगभग बराबर होती है। मतलब ये जो आयंस टूटा, ठीक है, ये जो घुलने के लिए क्या होता है, आयंस टूटे, आयंस टूटने के लिए क्या होती है, कुछ एनर्जी लगती है। तो जो एनर्जी वो लगी, जो हीट रिलीज हुई और जो हीट एब्जॉर्ब हुई, वो एक्चुअली बराबर हो जाती है। क्लियर है, जो हीट मतलब जो ऊष्मा निकली और जो ऊष्मा वो ले रहा है, ये दोनों एनर्जी जो है बराबर हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि उसका तापमान विशेष कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि नॉर्मल रहता है। जो तापमान है वही लगभग तापमान रहेगा। तो क्या हुआ, तापमान लगभग समान रहता है। तो निष्क्रिय क्या निकला, यह ना तो स्पष्ट रूप से ऊष्मा छेपी है और ना ही स्पष्ट रूप से ऊष्मा शोषी है, क्योंकि ऊष्मा छेपी या ऊष्मा शोषी होने के लिए या तो उस बीकर का तापमान बढ़ना चाहिए या उस बीकर का तापमान घटना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। उसका तापमान क्या हुआ, नॉर्मल रहा। क्यों नॉर्मल रहा, क्योंकि जब उसके आयंस टूटे, K2SO4 के जब आयंस टूटे, तो जो उसमें ऊर्जा लगी, जो उसको ऊर्जा तोड़ने के लिए लगी, उतनी ही ऊर्जा उसको खींचने में भी लगी, यानी कि जो ऊर्जा वो रिलीज किया उतना ही ऊर्जा वो एब्जॉर्ब किया। तो ये दोनों ऊर्जा जो है वो बराबर हो गई, जिसकी वजह से उसके विलियंस में, उसके बीकर में, उसके तापमान में कोई भी चेंज नहीं आया, कोई भी बदलाव नहीं आया। इसीलिए ये ना तो ऊष्मा छेपी हुई और ना ही ये ऊष्मा शोषी हुई। क्लियर है, पहला एक्सपेरिमेंट क्लियर, ठीक है। मतलब पहला पार्ट इसका क्लियर कि बीकर ए में क्या हुआ, 25 ml का जल लिए, उसमें हम क्या डाले, पोटेशियम सल्फेट डाले। जैसे ही पोटेशियम सल्फेट डाले तो वो जल में घुलने लगा। घुलने की वजह से क्या हुआ, उसका आयंस ब्रेक हुआ, आयंस टूटे। आयंस टूटने में क्या हुआ, दोनों पार्ट अलग हुए। जो आयंस टूटे तो उसमें ऊर्जा निकली भी और ऊर्जा एब्जॉर्ब भी हुई, हीट निकली भी और हीट एब्जॉर्ब भी हुई। तो ये दोनों जो निकलने वाली और एब्जॉर्ब होने वाली ऊर्जा है वो बराबर हो गई, जिसकी वजह से उसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं रहा। वो तापमान सिमिलर रहा, सेम रहा, उसमें ना कोई तापमान बढ़ा ना कोई तापमान घटा। इसीलिए वो ना तो ऊष्मा छेपी कहलाई ना तो ऊष्मा शोषी कहलाई, ठीक है। नेक्स्ट चले, दूसरा है बीकर बी में। बीकर बी में भी हम क्या लिए थे, 25 ml का जल पहले ही लिए थे, ठीक है। 25 ml का जल हम पहले ही इसमें ले चुके हैं, गुड। अब देखो दूसरा इसमें क्या डाले, अमोनियम नाइट्रेट। उसमें हम K2SO4 डाले थे, इसमें हम डाले अमोनियम नाइट्रेट, क्योंकि सबका सॉल्यूशन अलग अलग डालना है, वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट, ठीक है। तो अब हम इसमें जैसे डाले तो अब क्या हुआ, अमोनियम नाइट्रेट भी आयन जो घुला पानी में, जैसे घुला तो इसके भी आयंस ब्रेक हुए। तो जब इसके आयंस ब्रेक हुए, आयन को अलग करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा वो कहाँ से लेगा, पानी से लेगा। जो उसके आसपास है उसी से तो वो ऊर्जा एब्जॉर्ब करेगा ना। तो पानी से वो उस ऊर्जा को लिया, तो वो उस ऊर्जा को पानी से जो लिया, अपने आसपास के बीकर से जो लिया, जिसकी वजह से पानी क्या हो गया, ठंडा हो गया, क्योंकि इसके आयन को ब्रेक करने के लिए ऊर्जा लगी। ऊर्जा उसको कहाँ से मिला, पानी से लिया।
पानी से जो वो ऊर्जा लिया उसकी वजह से पानी क्या हो गया, ठंडा हो गया। यानी कि ठंडा होने की वजह क्या हुआ, तापमान क्या हो गया, कम हो गया। तो अवलोकन क्या हुआ, यहाँ पे तापमान घट गया। जब आप बीकर को छुओगे तो बीकर क्या होगा, आपको ठंडा महसूस होगा, यानी कि उसका तापमान घट गया। तो निष्कर्ष क्या निकला, ये ऊष्माशोषी है। क्यों ऊष्माशोषी है, क्योंकि ये हीट एब्जॉर्ब किया, वहां पे एनर्जी वो लिया, पानी से वो हीट एब्जॉर्ब किया, जिसकी वजह से पानी ठंडा हो गया। आप बीकर छुओगे तो आपको ठंडा फील होगा, यानी कि उसका तापमान घट गया, यानी कि वो एब्जॉर्ब किया। ठीक है, तो यह हुआ ऊष्माशोषी प्रक्रिया, क्योंकि यह ऊष्मा को अवशोषित करती है। अवशोषित किया, खींचा, लिया अपने लिए, अपने आयंस को तोड़ने के लिए, राइट। इसीलिए आपको बीकर क्या लगा, छूने में ठंडा लगा। क्लियर है। 25 ml का जल लिए, उसमें अमोनियम नाइट्रेट डाले, अमोनियम नाइट्रेट को घुलने के लिए, उसके आयंस को टूटने के लिए ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा कहाँ से लिया, उस पानी से लिया। उस पानी से ऊर्जा लेने की वजह से वो पानी क्या हो गया, ठंडा हो गया, जिसकी वजह से अगर आप बीकर छुओगे तो आपको ठंडा फील होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या हुआ, ऊष्माशोषी हुआ। ऊष्माशोषी का मतलब होता है कि हम जब हीट को, ऊष्मा को बाहर से एब्जॉर्ब करते हैं, ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब चले नेक्स्ट। थर्ड बीकर में क्या लिए थे हम, 25 ml जल लिए थे प्लस जिंक सल्फेट। इसमें भी हमको बोला गया था 25 ml जल डालने के लिए, जो हम 25 ml जल डाले। ठीक है, और साथ में कौन सा सोल्यूशन मिलाने, जिंक सल्फेट, ZnSO4। ठीक है, ये भी सेम है बिल्कुल K2SO4 की तरह। ये भी जब पानी में घुलेगा, घुलने के प्रभाव से इसका जो है वो आयंस टूटेगा। आयंस टूटने में जो क्या होता है, जितना पर्याप्त ऊर्जा उसको तोड़ने में लगी उतना उसको एब्जॉर्ब करने में भी लगी, यानी कि दोनों एनर्जी जो रिलीज हुई और एनर्जी जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो दोनों बराबर होगी, जिसकी वजह से तापमान में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तापमान सामान्य रहेगा। इसीलिए यह भी स्पष्ट रूप से ना तो ऊष्माक्षेपी रहेगा ना तो ऊष्माशोषी रहेगा। सेम रीजन, K2SO4 वाला, ZnSO4 वाला, सेम रीजन। ठीक है, आयंस टूटेंगे, लेकिन टूटने में जो उसकी एनर्जी होगी ना, ऊष्मा को छोड़ने वाली और ऊष्मा को लेने वाली, वो दोनों एनर्जी बराबर होगी, जिसकी वजह से उसके तापमान में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, तापमान लगभग समान रहेगा और ये कोई भी ना ऊष्माक्षेपी होगी ना ऊष्माशोषी होगी। क्लियर है। नेक्स्ट चले। चौथा बीकर में आपको पानी डालने के लिए नहीं बोला था, कॉपर सल्फेट का विलयन डालने के लिए बोला था। ठीक है, इसमें कॉपर, ये एक्सपेरिमेंट आपको क्लास में हम डिटेल से बताए हैं विथ फिगर इसको हम डिटेल से बताए हैं। अभी बस नॉर्मल बताएंगे। अगर आपको यहाँ पे चीजें क्लियर नहीं हुई तो आप अपने मेरे क्लास वाली वीडियो को देख लेना, उसमें मैं आपको फिगर के साथ डिटेल से बताई हूँ। ठीक है, यहाँ भी बता देती हूँ। इसमें क्या हो रहा है कि कॉपर सल्फेट जो नीले कलर का विलयन होता है, कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है, यहाँ जो है इसमें कॉपर सल्फेट डाला हुआ है CuSO4 जो नीले कलर का होता है। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि लोहे की छीलन को डालो, आयरन फिलिंग को डालने मतलब लोहे की नेल्स को डालो। ठीक है, क्या होगा, अभिक्रियाशीलता श्रेणी। यहाँ पे क्या होगा, देखो आयरन, जब आयरन को हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो आयरन जो है वो ज्यादा ताकतवर है, लोहा जो है ज्यादा ताकतवर है कॉपर से, तो वो क्या करेगा, कॉपर को उसके ही विलयन से विस्थापित कर देगा, हटा देगा, निकाल देगा और खुद उसमें घुसकर बैठ जाएगा। ठीक है, यानी कि लोहा क्या किया, कॉपर को उसके घर से बाहर निकाल दिया और खुद कॉपर वाले घर में घुस के बैठ गया, तो कॉपर बेचारा अलग हो गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, कॉपर सल्फेट तांबे, अब कॉपर कहाँ जा गया, वो लोहा के ऊपर जम जाता है। ठीक है, लोहा के ऊपर वो रेडिश ब्राउन कलर का जम जाता है और ये फेरस सल्फेट जो बना, ये ब्लू कलर से आपका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, लाइट ग्रीन कलर का हो जाएगा, हल्का हरा कलर का हो जाएगा। ठीक है, यही रीजन होता है। यहाँ देख लो, नया पदार्थ क्या बना, फेरस सल्फेट बनता है, तांबा अलग हो जाता है, नई रासायनिक बंध बनने पर ऊष्मा निकलती है। हाँ, जो नई रासायनिक बंध बनी आपकी, उसमें क्या हुआ, ऊष्मा निकली, यानी कि ऊष्मा निकली, इसीलिए तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी हो गया। ठीक है, ऊष्माक्षेपी हो गया, क्या हो गया, एक्सोथर्मिक हुआ, क्योंकि रिलीज हो रही है। ठीक है, नीला कॉपर सल्फेट विनियल हल्का हरा हो जाता है, क्योंकि कॉपर उससे निकल गया, क्या गया उसमें, आयरन गया, तो क्या बना, आयरन सल्फेट गया, फेरस सल्फेट बना। फेरस सल्फेट कैसा होता है, हल्के हरे कलर का होता है। ठीक है, लाल भूरे रंग का कॉपर लोहे की छीलन पर जम जाती है, लोहे की कील पर ना आपको लाल भूरे कलर की
जो तांबा है वो जमी हुई दिखेगी। तो निष्कर्ष क्या हुआ, तापमान बढ़ा यानी कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्लियर है? ये आपका एक बुक में बस एक क्रियाकलाप था जिसको मैंने आपको बता दिया, बस आप इसके बारे में जानो। ये तो मैं आपको क्लास में भी है तो डिटेल से बताई हूँ, वो तीनों बस आपके बुक में एक्सपेरिमेंट के तौर पे दिया गया था, इसीलिए उसको मैं एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक था। आज आपका ये फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।